हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर ग्रेट। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध। पहला आंग्ल बर्मा युद्ध हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो कि 1823 से 1828 ईस्वी में लॉर्ड एम्बर्ट द्वारा लड़ा गया था और बर्मा के विरुद्ध। आज हम लोग दोस्तों डिस्कस करेंगे द्वितीय बर्मा आंग्ल युद्ध। ठीक, इसकी टाइमलाइन क्या है? 1852 ईस्वी में दोस्तों हुआ। और चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लॉर्ड डलहौजी ने जनवरी 1848 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया था। इसी के शासनकाल में 1852 ईस्वी में द्वितीय बर्मा युद्ध आरंभ हुआ। तो दोस्तों, ये जो युद्ध लड़ा गया था, इस तरफ से गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे। ठीक है, तो इससे पूर्व यादाम्बू की संधि के द्वारा प्रथम बर्मा युद्ध की समाप्ति हो गई थी। जैसा कि हम जानते हैं कि जो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की समाप्ति हुई थी वो यादाम्बू की संधि द्वारा हुई थी, जो कि लॉर्ड एम्बर्ट में और बर्मा की सरकार के बीच में हुई थी, जिसके बाद जो प्रथम आंग्ल युद्ध था वो फिनिश हो गया। फिर 1852 में फिर से कुछ परिस्थितियां बनी, जिसकी वजह से लॉर्ड डलहौजी ने द्वितीय बर्मा युद्ध का शुरुआत की। बर्मा का नया राजा संधि की प्रति को मानने के लिए तैयार नहीं था। तो उस समय क्या हुआ था? नया नया राजा बना था, और जो यादाम्बू की संधि हुई थी, उस संधि की जो कुछ शर्तें थी वो उस नए राजा को, बर्मा के नए राजा को बर्दाश्त नहीं थी। तो ये उसका कारण बना कि वो यादाम्बू की संधि मानने को तैयार नहीं था, जो कि एक आगे जाकर द्वितीय बर्मा युद्ध का एक कारण बना। ठीक, के मानने के लिए तैयार नहीं था। इसके अलावा भी इस युद्ध के अनेक महत्वपूर्ण कारण थे। ठीक है, चलिए कारण को हम डिस्कस करते हैं। द्वितीय बर्मा युद्ध के कारण। द्वितीय बर्मा युद्ध 1852 ईस्वी के लिए निम्नलिखित कारण है। नए शासक द्वारा यादाम्बू की संधि का उल्लंघन। प्रथम बर्मा युद्ध की समाप्ति पर 1826 ईस्वी में यादाम्बू की संधि संपन्न हुई थी, लेकिन बर्मा के नए शासक थारावादी ने इस संधि का पालन करना अस्वीकार कर दिया और बर्मा में स्थित ब्रिटिश रेजिडेंट से भी बले जाने के लिए कहा, यानी चले जाने के लिए सो कहा। उन्होंने एक संधि में, जब यादाम्बू की संधि हुई तो सरकार ने, ये ब्रिटिश सरकार जो थी इंडिया की, तो उसने ये कहा था कि हम आपके बर्मा में एक अंग्रेज़ी रेजिडेंट रखेंगे। तो उसने कुछ शर्तें भी नहीं मानी, और साथ ही साथ उसने क्या कहा कि जो अंग्रेज़ी रेजिडेंट है उसको यहाँ से जाने का कहा, यहाँ से बर्मा से वो चले जाए। नए शासक ने अपने देश के विधान का पालन करते हुए यादाम्बू की संधि का पालन अस्वीकार कर दिया, यानी इसको स्वीकार नहीं किया। बर्मा में नए शासक पर पुरानी संधियां लागू नहीं समझी जाती थी, यानी पहले जो संधियां हुई हैं, जो पहले के राजाओं ने करी हैं, ज़रूरी नहीं है, ये उसका अधिकार है बर्मा के लॉ के अकॉर्डिंग कि वो भी वही संधियों को फॉलो करे जो पहले के राजाओं ने करी है। तो इसी मारे वो ये संधि को नहीं मान रहा था। लेकिन अंग्रेज़ों को इसका इस तरह का काम करना निसंदेह बुरा लगा और वे इसका प्रतिशोध लेने को तैयार हो गए, यानी उसका बदला लेने को तैयार हो गए। एक तो इनका रेजिडेंट वापस भेज दिया, और जो पहली यादाम्बू की संधि थी वो नहीं मान रहा था। लॉर्ड डलहौजी का सभी यूरोपीय शक्तियों से बर्मा को अलग रखने का प्रयास। अब क्या हुआ? लॉर्ड डलहौजी ने क्या करा? जो उस समय के अगल बगल के राष्ट्र थे, देश थे, उसने बर्मा से अलग करने लगा कि कहीं अगर युद्ध हो तो ये जो उसके पास पड़ोसी देश हैं वो इसकी मदद ना करें। तो इसलिए उसने क्या करा? उनसे दूरी बनाना के लिए उसे कहा। डलहौजी के कार्यकाल में फ्रांस और अमेरिका आदि देश सागरों की ओर बहुत तीव्र गति से अग्रसर हो रहे थे। लॉर्ड डलहौजी को आशंका थी कि कहीं कोई देश बर्मा में अपना स्थान ना बना ले, जैसे कि फ्रांस है, पुर्तगाल है। अगर वो गए तो यहाँ पर जो ब्रिटिश सरकार है उसको युद्ध करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी। ऐसा हो जाने पर ब्रिटिश हितों को पर्याप्त आघात पहुँचता। इसी कारण डलहौजी ने किसी तरह बर्मा पर अंग्रेज़ी आधिपत्य स्थापित करने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। अंग्रेज़ व्यापारियों की शिकायतें। जब प्रथम बर्मा युद्ध हुआ उसके बाद अनेक अंग्रेज़ व्यापारी बर्मा में बस गए, क्योंकि जैसा कि कुछ संधियां थी जिसकी वजह से जो अंग्रेज़ी व्यापारी थे उनको विशेष छूट मिलती थी, उनको कम टैक्स देना था। इस मारे जितने भी व्यापारी थे वो बर्मा की ओर जाने लगे।
तो अब क्या हुआ, व्यापारी बर्मा में बस गए थे क्योंकि इन अंग्रेज़ व्यापारियों के व्यापारिक अधिकार स्पष्ट नहीं थे। इसलिए कभी कभी बर्मा की सरकार और अंग्रेज़ व्यापारियों में संघर्ष हो जाता था। अधिकांश व्यापारी पहले तो करों से बचने का प्रयास करते थे। बर्मी अधिकारी कर की चोरी से अंग्रेज़ व्यापारियों पर भारी जुर्माने करते थे। शेफर्ड और लुईस दो इस तरह के अंग्रेज़ व्यापारी थे जिनके दोषी होने पर बर्मा की सरकार ने उन पर भारी जुर्माने किए थे। इसलिए बर्मा में निवास करने वाले अंग्रेज़ व्यापारियों ने लॉर्ड डलहौजी के पास इस संबंध में एक, यानी शेफर्ड और लुईस ने क्या करी, इसकी कंप्लेन, जो उन पर जुर्माने ठोके गए हैं, इसकी शिकायत भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी से कर दी। आवेदन पत्र भेजा। डलहौजी तो बहाने की खोज में पहले से ही था, उसे तो जंग का बहाना चाहिए था। परिणाम स्वरूप उसने इस आवेदन पत्र के आधार पर यह आरोप लगाया कि वह बर्मा यदाम्बू की संधि का उल्लंघन कर रहा है, यानी वह हमारे व्यापारियों को व्यापार करने नहीं दे रहा है, जो कि संधि में लिखा हुआ था कि आपको यहाँ पर व्यापारियों को छूट देनी पड़ेगी। एक पत्र भेजकर मांग की गई कि बर्मा की सरकार अंग्रेज़ व्यापारों की क्षतिपूर्ति करे, यानी जो भी नुकसान हुआ है यहाँ पर उसका जितना भी भुगतान है वो बर्मा की सरकार दे, या और माफ़ी मांगे और जो जुर्माने लगाए हैं उसको वापस ले। तो ये एक कारण बना। अब देखिए चौथा कारण, कमांडर लैम्बर्ट का रंगून जाना। अपनी मांगों को स्वीकार कराने के उद्देश्य से, अब ये इनकी मांग थी, अब इसको स्वीकार कराने के लिए उन्होंने एक प्रतिनिधित्व भेजा बर्मा में, ठीक, जो किसको भेजा यहाँ पर, कमांडर लैम्बर्ट को। अपनी मांगों को स्वीकार कराने के उद्देश्य से लॉर्ड डलहौजी ने जल सेना अधिकारी लैम्बर्ट को 3 विशाल युद्धपोतों के साथ रंगून भेजा शांति वार्ता के लिए। जंगी जहाज़ों को भेजना आश्चर्यजनक था, इसलिए बर्मा के शासक ने अंग्रेज़ व्यापारियों की शिकायतों को दूर करने का आश्वासन दिया और उन्हें प्रसन्न करने का विचार दिया। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये अपनी सेना लेके पहुँच गए, तो गए तो ये शांति वार्ता के लिए, मगर जिस हिसाब से, जिस लहजे से वहाँ गए थे, लग नहीं रहा था ये शांति वार्ता करने आए, क्योंकि पूरी अपनी सेना, जो जल सेना थी, उसको ले गए थे, जिससे क्या हुआ, बर्मा का जो राजा था थोड़ा भयभीत हो गया और उसने वहाँ पर खुश करने के लिए यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी को वहाँ पर कुछ शर्तें मान ली। तो प्रसन्न करने के विचार से रंगून के गवर्नर को भी उसके पद से हटा दिया गया, क्योंकि बर्मा का शासक जंगी जहाज़ों का अर्थ भली भांति जानता था। द्वितीय बर्मा युद्ध का प्रारंभ। अब इतने सारे कारण हो गए थे। अब कैसे द्वितीय बर्मा युद्ध शुरू हुआ वो हम देखेंगे। इस आश्वासन के बाद कमांडर लैम्बर्ट को शांत हो जाना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह तो रंगून में लड़ाई उकसाने के लिए ही पहुंचा था। अब उसने आरोप लगाया कि रंगून के नए गवर्नर ने अंग्रेज़ प्रतिनिधि से ना मिलकर अंग्रेज़ों का अपना अपमान किया है। अपने सम्मान की रक्षा के लिए उसने बर्मा के शासक के एक शाही जहाज़ रॉयल फेलोशिप को पकड़कर भगा लेने का प्रयास किया। इस घटना पर बर्मी की जनता, यानी बर्मा की जनता भड़क उठी और उसने भगा ले जाने वाले जहाज़ पर गोलाबारी शुरू कर दी। जवाब में अंग्रेज़ों ने भी गोलियां चलाई। इस तरह 1852 ईस्वी में बर्मा का द्वितीय युद्ध शुरू हो गया। ठीक है, तो ये इसका तत्कालिक कारण था बर्मा युद्ध के शुरू होने का। द्वितीय बर्मा युद्ध की घटनाएं। अब क्या क्या घटनाएं हुई ये हम देखेंगे। डलहौजी जल सेना अधिकारी लैम्बर्ट के जहाज़ों पर गोलियां चलाए जाने से उत्तेजित हो गया, इसलिए उसने बर्मा सरकार से कहा कि वह क्षमा याचना करे और हर्जाने के रूप में 15,000 पाउंड दे, वरना युद्ध के लिए तैयार हो जाए। बर्मा सरकार को चेतावनी देने के बाद डलहौजी युद्ध की तैयारी में लग गया, लेकिन बर्मा सरकार ने इस चेतावनी का कोई जवाब नहीं भेजा। चेतावनी के बावजूद भी जवाब न आने पर प्रथम बर्मा युद्ध के अनुभवी जनरल गॉडविन को 5800 सैनिकों और अनेक जंगी जहाज़ों के साथ बर्मा भेजा गया। गॉडविन की सेना ने 14 अप्रैल 1852 ईस्वी तक मर्तबान और रंगून पर अधिकार कर लिया। मई 1852 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने बसीन सहित पीगू के पूरे सागर तट पर अधिकार कर लिया। सितंबर 1852 ईस्वी में डलहौजी खुद बर्मा पहुंचा। उसने अक्टूबर मास में प्रोम
और नवंबर मास में पीगू पर अधिकार कर लिया। कंपनी के संचालकों की इच्छा थी कि अंग्रेजी सेनाएं आगे तक पहुंचकर पूरे बर्मा पर आधिपत्य स्थापित कर ले, लेकिन डलहौजी प्रोम और पीगू पर अपना अधिकार करके ही संतुष्ट हो गया। इसलिए दिसंबर 1852 ईस्वी को एक घोषणा के अनुसार ग्रोम और पीगू यानी बर्मा के निचले भागों लोअर बर्मा को अंग्रेजी साम्राज्य का अंग बना लिया। इस तरह से इन्होंने बर्मा का कुछ अंग अपने कब्जे में ले लिया। द्वितीय बर्मा युद्ध के परिणाम। अब द्वितीय बर्मा युद्ध के क्या परिणाम हुए ये हम देखेंगे। द्वितीय बर्मा युद्ध के परिणाम अंग्रेज़ों के लिए बहुत लाभकारी हुए, यानी इसका फ़ायदा अंग्रेज़ों को बहुत हुआ। जाहिर सी बात है वो जीते हैं तो उनको फ़ायदा तो होगा। अपर बर्मा यानी स्वतंत्र बर्मा के लिए अब समुद्र तट पर पहुंचने का कोई मार्ग नहीं था, यानी उन्हें अंग्रेज़ों से परमिशन लेते हुए उनको कर देते हुए जाना होगा। इसलिए उसे किसी भी तरह की विदेशी मदद प्राप्त होने की कोई संभावना ना रही, क्योंकि जो भी विदेशी आएंगे, अब उस समय जहाज़ तो थे नहीं कि प्लेन से उड़ते हुए आएंगे। सब लोग विदेशी कहाँ से आते थे? जहाज़ों से होते थे, जल रास्ते से आते थे। तो अब जो जल रास्ता था वो अंग्रेज़ों के कब्ज़े में आ गया था। तो जो डलहौजी चाहता था कि यहाँ पर कोई विदेशी ना आए, वो उसमें कामयाब हो गया। लोअर बर्मा की विजय से उत्तरी बर्मा की विजय का मार्ग प्रशस्त हो गया और लोअर बर्मा की विजय से कंपनी के व्यापार में भी आश्चर्यजनक वृद्धि हुई। अब तीसरा परिणाम, बंगाल की खाड़ी के पूर्व में स्थित पूरे सागर तट पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। चौथा, उपर्युक्त विजित प्रदेशों को अंग्रेज़ी साम्राज्य का अंग बना लिया गया और लोअर बर्मा के नाम से एक नए प्रांत का गठन किया गया जिसकी राजधानी रंगून बनाई गई। अब इस युद्ध की क्या आलोचनाएं हुई, क्योंकि बिल्कुल अनैतिक था, कुछ ज़्यादा कारण नहीं थे, क्योंकि अब बस आपके एक उन्होंने खुद यहाँ पर जो लॉर्ड जो वहाँ पे जो कैप्टन गए थे वहाँ पर संधि वार्ता करने, शांति वार्ता करने, उनकी गलती थी। वो क्या कर रहे थे, वो वहाँ के जहाज़ के जो बर्मा का था उसको भगा रहे थे। तो यहाँ पे गलती किसकी थी? अंग्रेज़ों की थी। तो अब जाहिर सी बात है गलती है तो आलोचना तो होगी। द्वितीय बर्मा युद्ध को भड़काने और बर्मा के निचले हिस्सों का अंग्रेज़ी साम्राज्य में विलय करने पर लॉर्ड डलहौजी की तीखी आलोचना हुई। आलोचना का कथन था कि शेफर्ड और लुइस जैसे व्यापारियों की शिकायत पर अंग्रेज़ों का बर्मा सरकार से उलझना उचित नहीं था, क्योंकि यहाँ पर जो मामला था वो शेफर्ड और लुइस व्यापारियों के बीच में था। यहाँ पर भारत सरकार को दखल देने की ज़रूरत नहीं थी। साथ ही बर्मा सरकार से व्यापारियों की क्षतिपूर्ति करने की मांग करना भी किसी तरह उचित नहीं था। यानी अब यहाँ पर जो सबूत थे वो दोनों व्यापारियों के खिलाफ थे, तो अब यहाँ पे जुर्माना तो यहाँ पर दोनों व्यापारी को देना चाहिए, मगर उल्टा यहाँ पर जो भारत सरकार थे, जो लॉर्ड डलहौजी था, उल्टा उसने क्या कहा, बर्मा से जुर्माना भरने के लिए और जो जुर्माने लगाए थे उसको हटाने के लिए, क्या, जो कि बिल्कुल अनुचित था। सबसे अनुचित बात, जल से सेनापति लैम्बर्ट को विशाल युद्ध पोतों के साथ रंगून भेजनी थी। यानी अगर आप शांति वार्ता करने जा रहे हो तो आपको इतना बड़ा 3 झाम युद्ध पोत लेकर लड़ाकू जहाज़ ले जाने का क्या फ़ायदा था? अगर आप शांति वार्ता करने के जा रहे हो तो आप शांति से जाइए। तो कमांडर लैम्बर्ट द्वारा रॉयल फेलोशिप को पकड़कर भगा ले जाना। अब उन्होंने यहाँ पर जो बर्मीज शिप था रॉयल फेलोशिप, उसको इन्होंने भगा लिया। ये भी बिल्कुल अनुचित एक्ट था, सही नहीं था। और अंत में बर्मा के निचले हिस्सों का अंग्रेज़ी साम्राज्य में विलय किसी तरह उचित नहीं था। जो लोअर बर्मा था उसको इन्होंने अपने अधिकार में ले लिया। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार साम्राज्यवाद केवल उलझना उचित नहीं था। साथ ही बर्मा सरकार से व्यापारी की क्षतिपूर्ति करने की मांग करना किसी भी तरह उचित नहीं था। सबसे अनुचित बात, जल सेनापति लैम्बर्ट को विशाल युद्धपोतों के साथ रंगून भेजना थी। कमांडर लैम्बर्ट द्वारा रॉयल फेलोशिप को पकड़कर
भगा ले जाना भी सही नहीं था और अंत में बर्मा के निचले हिस्सों का अंग्रेज़ी साम्राज्य में विलय किसी तरह उचित ना था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार साम्राज्यवाद केवल अपने उद्देश्यों में ही रुचि रखता है। यानी यहाँ पे जो अंग्रेज़ी थे वो साम्राज्यवाद थे। साम्राज्यवाद का मीनिंग मैं बता चुका हूँ कि जो अपने साम्राज्य को, अपनी जो सीमाएं हैं उनको, राज्य की सीमाएं हैं वो लगातार बढ़ाते रहते हैं और अपने उपनिवेश बनाते रहते हैं और उनके रिसोर्सेज को अपनी भलाई के लिए यूज़ करते हैं। इस तरह की मेंटालिटी को हम साम्राज्यवाद कहते हैं, सोच को हम साम्राज्यवाद कहते हैं। और तो यहाँ पर यही जो लॉर्ड डलहौजी थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो साम्राज्यवादी थी। वो नैतिकता के पीछे नहीं भागती थी, वो तो अपना किसी भी तरह साम्राज्यवाद की धारा को लेके चलती थी, अपने साम्राज्य को फैलाना चाहती थी, जो कि उसने यहाँ पे करा। और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के साधनों की ओर कोई ध्यान नहीं देता था। यानी जो भी काम करना पड़े वो करते थे। इसलिए इसे सही नहीं कहना केवल नेत्रहीन को नेत्रहीन कहने के समान है। तो दोस्तों ये था आपका द्वितीय बर्मा आंग्ल युद्ध। मैंने कारण डिस्कस कर लिए, क्या क्या परिणाम हुए, क्या इवेंट हुए, किसके बीच में हुआ, टाइमलाइन मैंने डिस्कस कर ली। तो पूरा आपका प्रथम द्वितीय बर्मा युद्ध कवर हो चुका है। तो आई होप आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप और भी ऐसी हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।